रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। अमेरिका और चीन के बीच कई सालों से ट्रेड और कारोबारी मुद्दों पर तनाव बना हुआ है था। उनके रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। इसी बीच 9 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे। बीजिंग के द ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। क्या है इस मुलाकात का मायने, इस बारे में हम बात करने के लिए अपने साथ हैं, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट शिवाजी सरकार जी। शिवाजी सरकार जी, आपका आर्य खबर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जिस तरह से चीन और अमेरिका के बीच तनाव देखने को मिला पिछले कई वक्त से, और अचानक से हम देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प जो हैं वो चाइना में जाते हैं, तो आप किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? नहीं, इंटरेस्टिंग वाकया है। आपने जो जिक्र किया, मैं समझता हूँ इसके लिए जो कुछ भी आज हो रहा है या हुआ, उसका जो कुछ भी है, अच्छा बुरा जो कुछ भी किया, वो ईरान ने किया। ईरान ने, मैं समझता हूँ, एक बहुत छोटा सा मुल्क है, हिंदुस्तान से तो बहुत ही छोटा है, और जो हिम्मत उसने दिखाई वो वाकई काबिल तारीफ है। उसने जिस तरह से अमेरिका के सारे एसेट्स को मिडिल ईस्ट में तबाह किया, 13 मुल्कों में पूरा पूरा तबाह कर दिया। उनके दो बड़े जो एंड आपके एयरक्राफ्ट कैरियर है, यूएसएस फोर्ड, और जो दूसरा है, वो भी सारा जो है, इसकी जो हालत हो गई है, उनको वहां से लेके उसको भागना पड़ा कि किसी तरह बच जाए। यही नहीं, उन्होंने ब्रिटेन से मदद मांगी। ब्रिटेन ने जो अपना शिप भेजा तो उस पर भी इतना से हमला हुआ तो उनको वो शिप लेकर साइप्रस भागना पड़ा। तो ईरान ने, मैं समझता हूं, जिस तरह से स्ट्रेटेजाइज किया है एक छोटे से मुल्क ने, जिसके साथ आप अगर देखें साफ साफ, कोई अरब मुल्क नहीं था अभी तक, अब थोड़े थोड़े से होने लगे हैं। ओआईसी में भी उनका कोई साथ खास देता नहीं था, और वो ईरान अलग थलग पड़ा था। आज सबको ईरान की ओर देख के ही जो है, मिडिल ईस्ट पॉलिसी आप कहिए, वेस्ट एशिया पॉलिसी कहिए, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो है, इसी बीच सऊदी अरबिया से अपना, आप कह सकते हैं, एक तरह से सारे लिंक्स तोड़ के उसने इसराइल का साथ दिया, और इसराइल की लड़ाई में, इस लड़ाई में भी यूएई ईरान के खिलाफ सारा काम किया, और ईरान ने यूएई के भी एसेट्स को छोड़ा नहीं। और ये सारे एसेट्स कहीं ना कहीं से या तो अमेरिकन पूंजी लगी हुई है या अमेरिकन टेक्नोलॉजी लगी हुई है, ये सारी चीजें अमेरिका की उसमें है। तो अमेरिका के लिए कभी अमेरिका ने शायद सोचा नहीं था, जिस तरह से अमेरिका ने इराक से लेके, इराक, सीरिया, लेबानन, आपके वेस्ट बैंक, इजिप्ट, सबको जिस तरह से तबाह किया, टर्की तक को जिस तरह से हिट किया, टर्की जबकि उनके नाटो के शरीक हैं। अमेरिका के लिए अब ये बड़ा मुश्किल हो गया है इस नए दौर में कि उसका डॉलर, हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए जहां डॉलर बढ़ता चला जा रहा है, पर बाकी सारी जगह जो है डॉलर की कीमत जो है घटती चली जा रही है। यूरोप के जो करेंसी है यूरो, उसके जो दाम है वो डॉलर से ज्यादा है, और यूरोप ये सोच रहा है कि हम अलग क्यों ना हो जाए, ग्रीनलैंड के जिस तरह से अमेरिका ने किया। इन सारी चीजों में अमेरिका अपने को आइसोलेटेड महसूस करने लगा, और उनको लगा कि चीन जो इतना बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है, वो चाहे चाहे न रहे, अब उसको किसी तरह से संभालने की जरूरत है। क्योंकि उनको ये भी पता चला कि चीन ने कई तरह से स्ट्रेटेजिक मदद ईरान को की है, ड्रोन्स भी दिए हैं और भी कई चीजें दी हैं उन्होंने। तो इसलिए चीन को वो अपनी तरफ संभालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के जरिए पूरी नेगोशिएशंस चल रही है, और चीन का भी जो ये बातचीत का दौर है, उस पे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान शरीक है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस बीच हुआ है, पूरे आप जिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहिए या साउथ एशिया कहिए, पाकिस्तान का जो एक दबदबा है, डिप्लोमेटिक दबदबा, वो बहुत बढ़ गया है।
सिर्फ अमेरिका के साथ ही नहीं, आप रीजनल पॉलिटिक्स में कह लीजिए, रीजनल डिप्लोमेसी में कह लीजिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कह लीजिए, पाकिस्तान आज सारे जो भी बातचीत हो रही है इसका जो है एपिसेंटर है। जो कि हिंदुस्तान को होना चाहिए तो हिंदुस्तान नहीं हुआ, उसकी वो एक अलग कहानी है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी चीजों में अमेरिका को क्या चाहिए अभी, कि अमेरिका को अपनी डॉलर बचाना है। अमेरिका के इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होते चले जा रहे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, उसको किसी तरह से बचाना है। और अमेरिका को, लेकिन उनके व्हाइट हाउस लेकिन के सर ऊपर एक प्रेशर एक है। एक बात है कि उसके लिए ट्रम्प को, कि अगर वो उनको डॉलर बचाना है और अपने कारोबार पर ध्यान देना है, तो उसमें तो ट्रम्प की खुद की जो खुद की नीतियां हैं वही जिम्मेदार हैं। उसके लिए उन्हें किसी देश में जाने की जरूरत होनी चाहिए, या फिर अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने लगाए हैं उस पे काम करना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे चीन की बात की जाए, जैसे आप बता रहे हैं कि ईरान ने एक काम तो किया कि अमेरिका को एक तरह से ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि अ, वो थोड़ी ठीक स्थिति में, सम्मानजनक स्थिति में नहीं है, इसके लिए उसको कोशिशें करनी पड़ रही हैं। लेकिन अ, अगर अमेरिका जो है वो चाइना के पास जाता है और उनसे बात करता है, डील करता है, किसके ऊपर में? ईरान के ऊपर में। तो क्या चीन जो है वो अमेरिका के टर्म्स एंड कंडीशन या डील को मानेगा, जबकि उसके खुद के रिलेशन जो हैं वो अमेरिका से उतने अच्छे नहीं हैं? बेशक आपने सही कहा है। आपने ये भी बड़ा अच्छा कह दिया कि ईरान जो है अमेरिका को दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, ये भी सही है। हर जगह जाना पड़ रहा है उसको। पाकिस्तान, अब सोच, सीधी सी बात सोचिए, पाकिस्तान में भी अमेरिका के डिप्लोमेट्स जा रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी जा रहे हैं। ट्रम्प को भी जाना हो तो वो भी चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहां से लेकर वो बातचीत करने हर जगह भाग रहा है ईरान के साथ। तो आप ये सोच लीजिए कि अमेरिकन स्ट्रेटेजीज जो है, वो कहते हैं कि हम 30 साल के पर्सपेक्टिव में बनाते हैं, जो बाकी करते हैं वो। 1951 में कॉन्ग्रेशनल पेपर्स आपको अगर कहीं मिले उसमें देखिएगा, 1967 का जो लड़ाई हुई और 69 में जो कैंप डेविड एग्रीमेंट हुआ, उसका पूरा खाका कॉन्ग्रेशनल पॉलिसीज में तैयार कर दिया था और उसी के हिसाब से बातचीत हुई। आज की जो लड़ाई है, ये आप ये बस सोचिए कि अचानक अमेरिका ने किया है। ये अमेरिका ने बहुत पहले से ये सोच रखा था कि आप सामने अब सारे जो मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, इराक से लेके लीबिया तक, सबको खत्म कर दिया। अब ईरान को सबक सिखाना है। ये अमेरिका के बहुत पुरानी स्ट्रेटेजीज में से है। अगर आप 80s के पेपर पढ़ लेंगे उसमें आपको सारा चीज मिल जाएगा। और अमेरिका की ये फेलियर सिर्फ ट्रंप की नहीं है, पूरी अमेरिका की जो पेंटागन से लेके जितने भी पॉलिसी लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबकी हुई है। नाउ इट इज अ पॉलिसी, टेरिबल पॉलिसी फेलियर। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ईरान से, और वो कहते थे कि हमारे पास सारी चीज मालूम है, हमें इंटेलिजेंस है, सब कुछ है। तो उसके बावजूद उन्होंने उसको, उनके प्रेसिडेंट को इंटेलिजेंस के जरिए मार तो दिया, पर ईरान की जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज है उस पर कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इसमें जो और उसके चाइना के साथ अभी, साथ में, इसमें जो नहीं, चाइना के साथ बिल्कुल अमेरिका डील कर रहा है उसमें चाइना किस तरफ होगा? क्या वो अपने साथी ईरान को छोड़कर अमेरिका का साथ देगा, जो किसी का भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं कर भी रहा है। चाइना ने, अगर आप उसको बारीकी से चाइना के पूरे ट्रिप को देखें और चाइना के जो स्टेटमेंट्स वगैरह इशू है उसको देखें, चाइना ने अमेरिका को, ट्रंप को स्नब किया है। चाइना ने कहा कि आपको मेरी जो पॉलिसी है, चाइना की जो पॉलिसी है ताइवान के लिए, उसे मानना पड़ेगा। ट्रंप ने ना नहीं किया, हाँ भी नहीं किया, पर उन्होंने जो इंडिकेट दिया कि चीन की बात को वो अस्वीकार नहीं करेंगे। तो यानी कि साउथ चाइना सी का इश्यूज जो है कहीं ना कहीं चाइना ने सॉल्व करने की अपनी तरह से कोशिश कर ली है, और मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो कामयाब है। चाइना, देखिए दूसरी चीज जो है, चाइना, रशिया, ईरान आज एक एक्सिस हो गया है। जैसे पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं जुड़ता है, ये पाकिस्तान का जुड़ना और चाइना रशिया, ये जो एक्सिस है, और इसके जरिए ये रशिया चाइना जिस तरह से ईरान को मदद कर रहे हैं और वो करते रहेंगे आगे, उनके स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, उसमें अमेरिका को पीछे हटना पड़ रहा है। होर्मुज पे वो चाहते थे कि उनका दबदबा बना रहे, नहीं हो पाया, ईरान ने नहीं माना।
चाइना ने भी उसका साथ नहीं दिया। चाइना पर अभी जाके उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदिए। चाइना ने मना तो सीधे सीधे नहीं किया, पर उन्होंने बिल्कुल हाँ नहीं की, कहा हमें जरूरत नहीं है, हमारे क्यों लाएंगे आपसे आपसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हम खुद ही इतना पैदा कर रहे हैं और आपको बेच सकते हैं। तो अमेरिका पर इस वक्त तो है, मैं समझता हूं चाइना ने जिस तरह से चाइना को दबाव में लिया है, उसमें अमेरिका को अपने मिडिल ईस्ट पॉलिसी को पूरा चेंज करना पड़ेगा। ऑलरेडी वो चेंज हो रहा है। अरब कंट्रीज अपना अलग सोच रहे हैं कि अमेरिका ने सिक्योरिटी देने की बात की थी इस ईरान वॉर में, उन्होंने देख लिया कि उनको सिक्योरिटी नहीं मिली, तो वो अलग होते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे साथ में अगर आप देख रहे हैं यूरोप, फ्रांस ने साफ साफ कह दिया लेबानन को के साथ सीज फायर करना पड़ेगा, हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर करना पड़ेगा। इटली ने कहा, नॉर्वे ने कहा कि हम तो आपके इसमें से कोई अपने नाटो में हम अपने सोल्जर्स नहीं भेजेंगे। इटली ने अपना विड्रॉ कर लिया। इस तरह से अगर आप देखें, चाहे ईरान अमेरिका जो है हर तरह से आइसोलेट होता चला जा रहा है। चीन ने जो अभी किया है, अब चीन की जो बातें अब अमेरिका को माननी पड़ेगी, चीन अमेरिका की बात शायद ही माने। कुछ एक चीजें ठीक है, लेन देन में थोड़ी बहुत चीजें हो जाती, वो अलग है, बट ओवरऑल अमेरिका को अगर आगे बढ़ना है तो उसको सबसे पहले तो अपने डॉलर को बचाना है। डॉलर बच नहीं रहा है, क्योंकि यूरोप भी नहीं चाहता है डॉलर बचे। यूरोप चाहता है कि यूरो आगे बढ़े। तो यूरोप, इस लड़ाई ने यूरोप और अमेरिका के बीच की खाई जी वो भी बढ़ा दी है। अमेरिका और चीन के बीच की खाई बढ़ गई है, घटी नहीं है। अब चीन जैसे ही चाहेगा, अमेरिकन इकोनॉमी को मैनिपुलेट करने की ताकत में आ चुका है, पहले भी करता था, अब ऑफिशियली आ चुका है। इन सारी चीजों में चीन जाकर ट्रंप को कुछ मिला नहीं है जहां तक है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ डिप्लोमेटिक एश्योरेंसेस और डिप्लोमेटिक क्लेशेस जो है वो सारी चीजें जरूर हुए हैं, पर ओवरऑल अगर आप देखें, अमेरिका को अगर अपनी पूरी पॉलिसीज को वर्ल्ड की पॉलिसीज के हिसाब से, एक बड़ा अच्छा कार्टून चल रहा है इंटरनेशनल सर्किट में कि हम, ट्रंप कह रहे हैं कि शी जिनपिंग को कि बताओ हम क्या करें, तो शी जिनपिंग कह रहे हैं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप चुपचाप बैठे रहिए। तो अमेरिका इस स्थिति में आ चुका है। तो इसलिए इस चीन का जो विजिट रहा है अमेरिका का, मैं समझता हूँ, देखिए आपको अगर ख्याल हो, जब किसिंजर अमेरिका गए थे 70s में, उसके बाद निक्सन गए, महीनों पहले ये सारी चीजें तैयारी होती थी कि कब वो जाएंगे। इस बार बिना कहे, बिना किसी से पूछे वो चले जा रहे हैं। ये ऐसी स्थिति अभी तक अमेरिका की नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि विश्व की राजनीति के अगर देखें, उसमें अमेरिका की आज जो हाल हुई है वो बहुत बिल्कुल। अच्छा हुआ है। तो जिस तरह से अमेरिका ये का दबाव माना घट गया। जाए कि अमेरिका की जो सत्ता है एक तरह से विश्व में जो उसका स्थान है उसे प्रश्न चिन्ह तो लग ही चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर हम भारत की बात करें, भारत इस पूरे मामले में ऐसा लगता है कि कहीं है ही नहीं, जबकि पाकिस्तान एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। देखिए, भारत ने बहुत सारी गलतियां की है। भारत ने गलती की कि है, ये सबसे बड़ी गलती की है, जो भारत की नॉर्मल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी नहीं रही है, भारत की नॉर्मल जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी नहीं रही, ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसी नहीं रही है। वो है कि ठीक है, इसराइल के साथ हम दोस्ती रख सकते हैं, पर इसराइल की गलत बातों को हम साथ नहीं देंगे। और कभी हमने नहीं किया इंटरनेशनल फोरम में, और ये बात अपने इंडिविजुअल बातचीत में, जो हमसे फायदा लेना है वो ट्रेड का पार्ट है, वो हम करेंगे, वो अलग चीज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए हिंदुस्तान को जिस तरह से हिंदुस्तान झुक गया, वो हिंदुस्तान को बहुत महंगा पड़ रहा है डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में। अब आपकी वो इज्जत नहीं है जो नैम के जमाने में, जब आप कह सकते हैं आज के हिसाब से भारत के पास कुछ नहीं होता था। हम रोज डिंग हाँकते रहते हैं, हमारी इतनी इतनी जीडीपी हो गई है। अभी आईएमएफ ने कहा है कि ये सारी चीजें जो अरविंद सुब्रमण्यम की, उन्होंने एक रिपोर्ट कोट करके कहा है कि आप कहते हैं 60% और 6% की आपकी ग्रोथ है, 4% से ज्यादा एवरेज नहीं है। तो भारत जो है हर तरह से जो है इस तरह से डिप्लोमेटिक उस पे जो है, मैं समझता हूं कि जो बेसिक जो उनको करना चाहिए था भारत को, कि एक अच्छे रिलेशन सबके साथ रखना चाहिए था। पैलेस्टीनियंस के साथ एक ह्यूमैनिटेरियन रिलेशन हमारा रहा है, और आज से नहीं, अराफात के जमाने से रहा है।
तो उन चीजों को मेंटेन करते हुए हम गाजा पट्टी में वर्चुअली मान गए कि अमेरिका वहां रिसोर्स बनाएगा, और गाजा पट्टी में लोगों के साथ जिस तरह से ज्यादती हो रही है हम चुप रह गए। फिर जो अरब मुल्क इसराइल के साथ नहीं है उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी, और उनको छोड़ दीजिए। जो ज्यूज हैं आज अमेरिका में, जो ज्यूज हैं, जो इसराइल की है जाति, आज वो ज्यूज भी इसराइल के साथ नहीं है। ज्यूज और जियोनिस्ट में वहां डिफरेंस होता चला जा रहा है, और भारत कहीं ना कहीं जियोनिस्ट के साथ चलता हुआ दिख रहा है इंटरनेशनल एरेना में। तो ये भारत को कुछ चीजें जो है मैं समझता हूं, अब जो भी किया होगा हुक्मरानों ने जो किया होगा सोच समझ के किया होगा, पर ये जो किया है अब इसकी करेक्शन बहुत जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि भारत का जो एक दबदबा है हम देख रहे हैं आज पाकिस्तान के सामने, वो दबदबा कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। लोग पाकिस्तान को पूछ रहे हैं, हमें नहीं पूछ रहा है। लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान उनका एली है, एली नहीं है, जैसे भी है। पर सवाल है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी आज से नहीं, अगर 71 और 98 का कारगिल छोड़ दे, उसके अलावा हर वक्त पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में एक बहुत बारीकी रही है, और बहुत बारीकी से वो सारे काम करते रहे हैं। लेकिन ये बात तो तो माननी वो पड़ेगी कि पाकिस्तान को वैसे भी कोई बहुत ही सीरियस मुल्क तो मानता नहीं है, क्योंकि उसमें अगर देखा जाए तो वो अमेरिका का पिट्ठू ही है, और एक तरह से वो अमेरिका का एलाई, मैं तो नहीं, मतलब एलाई तो नहीं माना जा सकता। ये है कि उसको तो अमेरिका जो भी कहेगा वो देश वो मानेगा। तो पाकिस्तान को उतना सीरियस नहीं मानना चाहिए, लेकिन बात तो ये है कि भारत की जो सक्रिय भूमिका होनी चाहिए थी वो हमें दिखाई नहीं देती है। अपने कुछ नीतियां जो है इंटरनेशनल लेवल पे, देखिए इंटरनेशनल लेवल पे आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं और आपकी क्या नीयत है, इन तीन चीजों को मिलाकर आपकी एक साख बनती। वो साख में कहीं फर्क आया, उस साख को हम भारत को फिर से लाना पड़ेगा, पाना पड़ेगा। बिल्कुल। नाम में, अब देखिए नाम में नासिर, टीटू और नेहरू, इन तीनों की जो एक आप कह सकते हैं एक्सेस था, उसकी वजह से दोनों सुपर पावर्स जो हैं वो दबे हुए रहते थे, एंड दे यूज्ड टू रेस्पेक्ट इंडिया। क्योंकि इंडिया जो है बाकी जो बैलेंसिंग है वो इंडिया करती थी, टीटो करते थे, ये तीनों मिलके करते थे। तो भारत को अपने वो जो एक ताकत है, जो एक सॉफ्ट पावर भारत का है, भारत ने कहीं ना कहीं उसमें कॉम्प्रोमाइज किया है। आज इस वजह से भारत को समस्या है। भारत को समस्या इसलिए नहीं है कि उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, इकोनॉमी 3 से 6 पे, 4 से 6 पे आ गई, वो अलग चीज है। पर उसके बावजूद इकोनॉमी सब कुछ नहीं होती है। डिप्लोमेसी में इकोनॉमी, अगर आप कहें नॉर्वे की क्या छोटी सी इकोनॉमी है, कतार ने की कौन सी बड़ी इकोनॉमी है जो कतार ने सबसे पहले ईरान और इराक के बीच में बातचीत कराने की शुरुआत की। छोटे छोटे मुल्क जो काम कर रहे हैं हम उससे सीखना चाहिए कि इंटरनेशनल साख वहां से बनती है कि आपकी जुबान की, आपके एक्शंस की, आपके मूवमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी है, उससे क्या हो रहा है। 1971 से पहले 69 में मिसेस गांधी निक्सन को स्नप करके चली आई, कितना बड़ा पावर था इंडिया तब। बांग्लादेश बना दिया उन्होंने अलग से, और वर्ल्ड पावर्स स्टूड बाय इंडिया। सोवियत यूनियन सीधे सीधे खड़ा रहा, और भी मुल्क खड़े रहे साउथ ईस्ट एशिया के भी। तो हमें वो सबकी चीजें स्थितियां हमें थोड़ी दोबारा डिफरेंट भी थी ना सर, क्योंकि उस वक्त सोवियत संघ जो है अपनी एक महाशक्ति के रूप में था। अभी तक तो अमेरिका, उसके बाद तो अमेरिका ही एक मात्र शक्ति रहा है, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उसमें अमेरिका ने खुद पे ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है अपनी अपनी ताकत पर। यही होती है दूरदर्शी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में दूरदर्शिता चाहिए होती है। सारे वर्ल्ड में अगर आप देखें इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स पढ़े हैं, सारे कह रहे हैं कि अमेरिका इज ए वेलिंग पावर। हम उसको इग्नोर कर गए और हम सोचे कि अमेरिका का साथ हमारा रहेगा तो अमेरिका इज ए सुपर पावर, हम जो चाहे कर सकते हैं। कोई भी पावर कभी भी किसी हद तक ही सुपर होता है, उस सुपर का सुपर हटने में ज्यादा देर नहीं लगता। बिल्कुल अमेरिका के बिल्कुल। साथ आज यही हुआ है, अमेरिका आज सुपर पावर नहीं है, और उसके साथ हिंदुस्तान का इस तरह से गहरे से करीबी आना जो है, उससे हिंदुस्तान को एक डिप्लोमेटिक लॉस हुआ है। डिप्लोमेटिक एक कहूंगा उसको, हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी बहुत प्रोएक्टिव रही है, ऐसा नहीं है, और हिंदुस्तान के डिप्लोमेट्स बहुत अच्छे हैं और रहे हैं। तो उनको इन चीजों का करेक्शंस के लिए अब जरूर जरूर काम करना होगा, और कर रहे होंगे, मैं ये भी मानता हूँ कर रहे होंगे। और इन सारी चीजों को जिस तरह से अभी हम
प्राइम मिनिस्टर यूएई इस वक्त गए हैं, तो उसके कोई मतलब है? अरब मुल्कों के साथ जिस तरह से लगातार बातचीत हो रही है, उसका कोई मतलब है? और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जिस तरह से अभी प्राइम मिनिस्टर्स जा रहे हैं, उसका भी मतलब है? ऐसा नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वो हो नहीं रहा है, हो रहा है। हम उन पर बात नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते, पर मैं समझता हूँ ये चीजें हो रही हैं। और भारत का जो अभी नुकसान हुआ है, कई बार होता रहता है इंटरनेशनल नेशनल कई चीजों में, कई चीजें गलतियां भी होती हैं, उसमें सुधार भी होता है। तो आज जो चीजें हुई है, मैं समझता हूँ उसमें सुधार होना है और होगा, उसमें कोई मुझे शक नहीं है, और हो भी रहा होगा। तो हो सकता है अगले 2-3 सालों में आज जो चीजें हम देख रहे हैं, उसका जो खामियाजा है हम 2-3 सालों में पूरा करके, जो हमारी एक बेसिक हिंदुस्तान का जो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी है, वो वापस आएगी। बिल्कुल। इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।